जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, यानी आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह साइंस की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये कौन सा क्लास नंबर 6? इससे पहले साइंस के 5 प्रैक्टिस सेट हम ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें साथियों ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कहता है। कहता ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता? तो गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता। ऑप्शन नंबर मेरे साथियों बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 2। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 2 भैया क्या कहता? कहता जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित होती है? जहाजों की गति में वृद्धि मेरे साथियों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। यहां पर देखो भैया क्या कहता है। कहता किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी यही तो आपको बतलाना है। तो देखो साथियों जब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रखो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा, और दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। यहां पर देखिए ये न्यूमेरिकल है साथियों, लेंस से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहता एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना है ये बताओ। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन यहां पर देखो साथियों लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? 30। तो इसको जो लेंस से वस्तु की दूरी होगी इसको u के द्वारा दर्शाया जाएगा। ये हो गया u थोड़ा सा सही बना दिया जाए ऐसे, ये u हो गया और इसको माइनस में लिया जाता है। ठीक है भैया, अब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इसको दर्शाया जाता है v के साथ, ये उसी ओर बन रहा इसीलिए ये भी माइनस के 10 लग गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है आवर्धन। क्या पूछता? आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसको m के द्वारा दर्शाया जाता। तो m का मतलब यहां पर देखो m बराबर क्या होता? अगर दर्पण में होता तो माइनस का v बटा u होता, लेकिन ये लेंस है इसीलिए केवल v बटा u हो जाएगा, v बटा u। तो यहां पर देखो m बराबर क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। तो v का मतलब क्या हुआ? v का मतलब साथियों क्या हुआ जल्दी से बताओ। v का मतलब -10 हुआ, v का मतलब -10 और u का मतलब -30। तो यहां पर ये माइनस का माइनस से कट गया, 0 से 0 कट गया। यहां पर देख लो साथियों सीधा सीधा m बराबर कितना आ गया? m बराबर आपके सामने आ गया 1/3। यही हो गया आवर्धन। और 1/3 कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है। ठीक है, आशा करते आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न यहां पर देखिए ये प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। कहता कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? देखिए यहां पर साथियों समांतर क्रम दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। एक तो हो गया समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। अगर समांतर क्रम में कहता तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 और ऐसे ही साथियों प्लस में डॉट 1/rn तक हम जोड़ देते। लेकिन विकल्प में ऐसा नहीं दिया गया, तो विकल्प में कुछ दूसरे प्रकार का दिया गया। जब ऐसा दिया होगा तो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो साधारण नियम के अनुसार ऐसे होता 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 1/rn जहां तक भी जाए, लेकिन ऐसा विकल्प
नहीं दिया गया था, इसलिए इसको ऑप्शन ए बनाना पड़ा। देखते हैं अगला। अगला यहां पर देखो क्या कहता विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता, अगर केवल प्रतिरोध कहता, अगर केवल प्रतिरोध कहता तब इसका मात्रक ओम हो जाता, ठीक है, तब ओम हो जाता। हमसे कहा है प्रतिरोधकता, इसीलिए इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। देखिए मैंने आपसे बताया कि ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर केवल प्रतिरोध कहता तो इसका मात्रक क्या होता? तो साथियों ओम हो जाता, ठीक है, इसका मात्रक तब ओम हो जाता। लेकिन एम्पियर अगर पूछे तो ये वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता, और कूलाम किसका एसआई मात्रक होता? ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो गया। आगे साथियों देखिए यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भैया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जल्दी से बता दो। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर साथियों देखिए कहता कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले द्रव्यमान को मापने के लिए, या वेग को मापने के लिए, या बल को, या संवेग को। तो किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता? तो भैया बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो गया। भैया आगे की ओर देखते हैं यहां पर देख लो प्रश्न संख्या साथियों क्या कहता है। कहता इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता? कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता? तो मेरे साथियों ऐसा ऊतक वसा ऊतक होता है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर देखियो भैया कहता किसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। तो मेरे साथियों सभी जानते केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो गया भैया, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में केचुए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये साथियों जैव उर्वरक है और केचुआ द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके साथियों बना दिया जाता। आगे की ओर देखेंगे यहां पर देखो साथियों क्या कहता है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त पीएच सीमा कितनी होती? जो साथियों सामान्य व्यक्ति का रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है वो साथियों 7.35 से 7.45 तक होता है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों सी। अगर पीएच स्केल की जानकारी आपको देना है तो हम यहां पर दे देते। देखिए यहां पर पीएच स्केल क्या होता? पीएच स्केल या पैमाना। तो पैमाना देखो यहां पर साथियों क्या होता, यहां पर ये स्केल हो गया, यहां पर 0 से सीधा 1 से किया जाए। चलिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहां पर, ठीक है। फिर 8 9 10 11 12 13 ये हो गया 14, ठीक है। तो यहां पर 0 से ये 14 तक गया और लास्ट में यहां पर बीचों बीच में 7। अब देखो यहां पर साथियों जो 7 से कम होता है मान वो किसको दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं अम्ल को, ठीक है। और जो 7 से अधिक होते हैं वो दर्शाते हैं क्षार को, वे दर्शाते हैं क्षार को, ठीक है। अगर किसी भी साथियों विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। यह बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर देखिए क्या कहता है, जल्दी से बताओ। प्रश्न संख्या 12 कहता मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणी खंड और जंघनिस्थ के मेल से बना होता है या बनता है? तो भैया इलियम श्रोणी खंड और जंघनिस्थ के मेल से बनता कौन? ये नितंब अस्थि होती है। ये एक प्रकार की हड्डी होती है साथियों जो क्या करती है, जो साथियों रीढ़ की हड्डी को पैरों की हड्डी से जोड़ती है। रीढ़ की हड्डी को पैरों की हड्डी से जोड़ती है, ठीक है। पैरों की हड्डी से यानी कि जांघों को जोड़ती है, ठीक है, ताकि इंसान कोई भी
खड़ा हो और उसका भार पैरों पर आ सके, ऐसा साथियों वो हड्डी काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देखिए यहां पर देखो भैया क्या कहता है, बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, जल्दी से बता दो ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से मेरे साथियों रतौंधी रोग होता, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते यहां पर देखिए ये रहा, कहता है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से मेरे साथियों क्वासियोरकोर नाम का रोग होता, क्वासियोरकोर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है साथियों, तो स्कर्वी और बेरी बेरी रिकेटस ये सभी बतला रखे हैं कि किससे होते हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, यह बात याद रखेंगे। और क्वाशिकोर ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है भैया, आगे की ओर चलते यहां पर देखो भैया क्या कहता है, प्रश्न संख्या 15 कहता है निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, कौन जिम्नोस्पर्म, काई अथवा मांस या चीड़ या आम या फर्न। तो यहां पर कुछ बच्चे जो है इसको लगाएंगे क्योंकि ये विकल्प में ब्रैकेट में देने का आवश्यकता नहीं, तो हर जगह ऐसा नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। जो रेलवे के प्रश्न साथियों सेट करते हैं वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका सोच जो होता है जहां पर आपका सोच खत्म होता है उनका सोच वहां से शुरू होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखो भैया प्रश्न संख्या 16, यहां पर देखो कहता है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, पौधों में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है भैया, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देख लो प्रश्न संख्या 17, यहां पर देखो भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। कहता है रेशम किससे प्राप्त किया जाता, बॉम्बिक्स मोरी से या मस्का डोमेस्टिका से या क्यूलेक्स से या तितली से। तो किससे प्राप्त होता है, जो रेशम है साथियों बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। और साथियों रेशम का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला देश था वो चीन था। और साथियों रेशम की सभी किस्में जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पर रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 18 देखिए, कहता किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया, जल्दी से बताओ। सबसे पहले किसके, JBS हल्दाने, हेराल्ड C यूरे, स्टैनली L मिलर या चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया सबसे पहले, तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले साथियों मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हो गया भैया। आगे की ओर देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देख लो भैया क्या कहता है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य लक्षण है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य लक्षण है। तो ये साथियों रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता। और इसके अन्य उदाहरण दूध से दही जमना, अगरबत्ती का जलना और धुआं उठना, ये सभी साथियों रासायनिक परिवर्तन होते। और भोजन का रखा रहना, खराब हो जाना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। यहां पर देखो साथियों क्या कहता, प्रश्न संख्या 20 कहता कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, तो जल्दी से बताओ। फास्फोरस, जर्मेनियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो सभी लोग जानते हैं ये तो साथियों जर्मेनियम जो है ये ना तो धातु है ना अधातु, ये क्या है, ये एक उप धातु है। क्या है भैया, ये एक उप धातु है। ठीक है, इसमें धातु के भी गुण मिलेंगे और अधातु के भी गुण मिलेंगे। ठीक है, अगर और पूछे उपधातुएं कौन कौन सी हैं, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये साथियों अन्य उपधातुएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर ये कहता है रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आ जाएगा, कौन विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव
प्रभावित है? जल्दी से बताओ। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो साथियों विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। ठीक है, ये साथियों न्यूट्रिनो जो है एक साथियों नया कण है। ये नया कण था न्यूट्रिनो, नया कण था जिसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? 1930 में। न्यूट्रिनो का आविष्कार सर्वप्रथम पाउली नाम के व्यक्ति ने किया था। पाउली नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, 1930 में। और इसका अध्ययन बाद में साथियों 1934 में न्यूट्रिनो के अध्ययन के बारे में, इसके गुणधर्म के बारे में फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने 1934 में इसके गुणों के बारे में बतलाया था। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये रहा। क्या कहता है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इसके बराबर होती है। किसके बराबर? परमाणु क्रमांक के, इलेक्ट्रॉन बंधता, परमाणु भार, समतुल्यता। जल्दी से बताओ साथियों, किसी भी तत्व में के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर साथियों ए करेक्ट जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? कहता है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने संयोजी? तो फास्फोरस का प्रतीक साथियों होता है P और इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। अगर इसका साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, तो देखिए आप जानते हैं कि नील्स बोहर ने बताया किसी भी तत्व के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना बच रहा? 8 2 10 हो गया और टोटल 15 है। तो तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? इसके पास तो 5 ही बचे, तो लास्ट वाली कक्षा में साथियों 5 हो गया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किनको कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कहा जाता, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। तो अंतिम कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हुए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब। यहां पर आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक साथियों होता है 15। ठीक है, 15। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो साथियों नील्स बोहर ने बताया कि सबसे पहले पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितने आ सकते? तीसरी में 18 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 5 बचे तो यहां पर 5 रख दिया। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ और जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, आशा करते आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते यहां पर देखो क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? मैंने आपको पहले ही बतलाया था साथियों कि पीएच मान 0 से 14 तक होते हैं और बीच में 7 होता है। 7 अगर है तो वो उदासीन है और 7 से कम तो अम्ल होगा, 7 से अधिक तो क्षार। यहां पर देखो भैया 4 चीज आपको दिया गया, एक नींबू का रस, एक साथियों शुद्ध जल, एक रक्त और एक डिटर्जेंट। साथियों रक्त जो होता है, शुद्ध जल होता है, वो होता है उदासीन, इसका पीएच मान 7 होगा। और रक्त होता है थोड़ा सा मात्रा में क्षारकीय, तो 7.4 हो जाएगा इसका मान। और डिटर्जेंट जो होता है वो साथियों क्या होता है? डिटर्जेंट जो होता है वो भी थोड़ा क्षारकीय होता है, 7 से अधिक ही होगा इसका मान। और नींबू का जो रस होता है ये सिरके के जैसा काम करता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 लगभग होता। तो सबसे कम पीएच मान किसका है? सबसे कम साथियों कहेंगे नींबू के रस का। यही साथियों एकदम करेक्ट जवाब। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, अगर अधिकतम पूछता तो हम लोग साथियों डिटर्जेंट या साथियों रक्त बताते। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर 25 नंबर, ये साथियों देखिए क्या कहता है 25 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? जल्दी से बता देंगे कौन सा एक ताम्र अयस्क है। तो ताम्र अयस्क साथियों कौन है? माइकालाइट जो है ये ताम्र अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। जबकि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये साथियों आयरन के अयस्क हैं। किसके वो हैं? आयरन के अयस्क हैं। और क्रोमाकाइट,
क्रोमाकाइट, ये क्रोमियम का अयस्क है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारी चीजें आपको क्लियरली रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों ये थे कुछ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 25 टॉप क्वालिटी के प्रश्न। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर साथियों नए हो तो चैनल को मेरे साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। रेलवे वाले बच्चे जानते हैं कि हम साथियों कैसे प्रश्न लेकर आते हैं, हूबहू आपके परीक्षा में छपते हैं, वही प्रश्न लाते हैं, बिना किसी बकवास वाले फर्जी के प्रश्न नहीं उठाकर लाते। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।